और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि मेरे ख्याल से ये पाचन का एक अंग है। रुडोल्फ स्टाइनर कहते हैं कि गाय का सींग पाचन का एक अंग है। पेट की भाप आपके साइनस से होती हुई सींग में जाती है, जिसमें छेद होते हैं, और फिर इसी सींग से वापस लौट आती है, फिर से साइनस में होती हुई पेट में आ जाती है, पूरे समय ऊपर नीचे आती जाती रहती है। और ये जो पाचन की भाप है, ये गाय के पाचन को सुधारती है। गाय हर वक्त चबाती रहती है और पाचन की ये गैसें ऊपर और नीचे आती जाती रहती हैं। मतलब सींग खोखला होता है। जब हम इसमें गाय का गोबर डालते हैं तो जल्दी ही इसमें पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरह से पाचन गाय के गोबर को विघटित करने में मदद करता है और उसे उस पदार्थ में बदल देता है जो मैंने आपको दिखाया, जिसे हमने खेतों में बिखेरा था। पूरी तरह तैयार होने के बाद गाय के सींग से बनी खाद को 1 घंटे तक पानी में मिलाया जाता है या फिर फव्वारे से मिलाया जाता है। हाथ से ये फव्वारे हिलाने से इसमें भंवर पैदा होता है, जो जीवों की मदद करने की पानी की काबिलियत को बढ़ा देता है। इस वक्त बहाव को उलट दिया गया है, जिससे उथल पुथल मच गई है। इस उथल पुथल से नया भंवर बनता है। पानी को पौधों के जीवन के एक बुनियादी सिद्धांत से मिलाया जा रहा है। उथल पुथल से एक तरतीब तैयार हो रही है। इस तैयार मिश्रण को अब होम्योपैथिक सांद्र की तरह खेतों में छिड़क दिया जाता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं, पौधे अपनी जड़ों को गहरा कर लेते हैं, मिट्टी की संरचना मजबूत हो जाती है और कीड़े रहस्यमय तरीके से व्यस्त हो जाते हैं। इस बायोडायनेमिक प्रक्रिया से पानी के भीतर गहराई तक जीवन तत्व समा जाते हैं। पूरा का पूरा पानी डायनामिक या जीवंत बन जाता है। पानी की हर नन्ही बूंद इस जीवन को साथ लेकर चलती है। यहां तक कि इस घोल को छिड़कने का तरीका भी बड़ा मायने रखता है। बीजों के अंकुर और छिलकों का घुमावदार सिरा हो या फिर घुमावदार बवंडर और आकाश गंगाएं, ये सभी प्रकृति के बीज तत्व को बनाती हैं। बायोडायनामिक्स का जितना रिश्ता पौधे से है, उससे भी ज्यादा गहरा रिश्ता मिट्टी से है। बायोडायनामिक्स में मिट्टी ही सब कुछ है। मेरा हलवाहा मेरे साथ 25 सालों से काम कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि जब तुमने काम शुरू किया था तो जमीन कैसी थी। उसने बताया कि बहुत कड़क थी, पत्थर की तरह। मैंने पूछा ऐसा क्यों? उसने बताया कि इसलिए क्योंकि उस वक्त आप बहुत सारे रसायन मिलाते थे। मैंने पूछा अब जमीन कैसी है? उसने बताया पिछले 6 सालों में हमने कुदरती खाद और बहुत सारी दूसरी चीजें डाली हैं। हरी खाद डाली है और जमीन रुई की तरह नरम बन गई है। यही नहीं, वो मक्खन की तरह बन गई है। ये बहुत नरम और जोतने में आसान बन गई है। मैंने पूछा यहाँ इतने सारे पक्षी क्यों आते हैं? उसने बताया इसलिए क्योंकि हमारी जमीन पर अब बड़ी तादाद में केंचुए आ गए हैं। अब मैं खेत जोतता हूँ तो ये आकर केंचुओं को खाते हैं और केंचुओं के अलावा कीट पतंगों वगैरह को भी खाते हैं। समय की शुरुआत से ही हमने आसमानी चीजों का पौधों, मौसम और समुद्र के उतार चढ़ाव पर असर पहचान लिया था। खगोल विज्ञान के मुताबिक पौधे लगाने और काटने का कैलेंडर बनाकर बायोडायनेमिक्स ने इस प्राचीन लय को दोबारा पकड़ा है। यह है नन्ना कैटरपिलर यानी हरे रंग की इल्ली। ये हरी इल्ली इस दाल को खा रही है। इस वक्त ये जमीन के भीतर पहुंच गई है। सुबह और पूरी रात ये बाहर ही बनी रहती है।
पूरी रात इसे खाने की कोशिश करती रहती है और सुबह पक्षी आते हैं इसे खाने के लिए। देखिए ये क्या करती है। कल हम कीड़ों की मदद करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे खोलने की कोशिश करूंगा। अगर हम जड़ी बूटियों से बना घोल छिड़केंगे तो हम काफ़ी हद तक इन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कल सुबह तक पक्षी ही ये काम कर देंगे। मुझे लगता है कि हमें 2 दिन इंतजार करना होगा, उसके बाद इसे खत्म कर देंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान प्रकृति के साथ काम करते हैं, ये समझने के लिए कि कीड़े, पौधे और मिट्टी बहुत गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। तंदुरुस्त धरती से बनते हैं तंदुरुस्त पौधे और इससे बनते हैं तंदुरुस्त लोग। बायोडायनामिक पर आधारित अच्छे कीट नियंत्रण में शामिल है सहयोगी पौधों को उगाना, कुदरती कीटनाशक, तरल खाद और क्वाड्स तैयार करना। कॉर्पोरेट मॉडल को ऐसे किसान चाहिए जो बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्न उगाएं, लेकिन सर्वदमन बायोडायनामिक मॉडल को अपनाते हैं। सबसे पहले अपने परिवार और कर्मचारियों का पेट भरो। सर्वदमन बची हुई पैदावार को सड़क के किनारे बनी अपनी दुकान से स्थानीय लोगों को बेच देते हैं। बची हुई कुछ पैदावार स्थानीय कस्बों में बेची जाती है, लेकिन यह दुकान इतनी कामयाब है कि यहां उनकी लगभग पूरी पैदावार ही बिक जाती है। इनका खेत इंसानी पैमाने पर चलता है, आत्मनिर्भर, नैतिक और जैविक रूप से विविधता भरा। सर्वदमन का खेत भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। यह उस भविष्य के लिए एक खाका है जब फॉसिल ईंधन बहुत कम हो जाएंगे और जब दुनिया की सबसे कीमती चीज होगी खेती का ज्ञान और कैसे वो अनाज उगाया जाए जो हमारा पेट भरने वाली चीजों से कहीं बढ़कर हो। लेकिन इस संपूर्ण खेत के बावजूद रासायनिक खेती का समर्थन करने वाली बड़ी कंपनियों के कार्यक्रम की सच्चाई देखकर धक्का लगता है। राजनीति चाहे जैसी भी हो, पीटर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वो जैसा बदलाव देखना चाहते हैं वैसा खुद करेंगे। हमें अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, हमें मशक्कत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। इनका सपना है कि दुनिया आपस में जुड़े छोटे छोटे खेतों के ढांचे पर लौटे, ऐसे खेत जो समुदाय के बढ़ते हुए दायरे की अनाज की जरूरतें पूरी करें। जैविक खेती की वजह से ये शानदार खाना हमें मिला है और ये हम उन्हें दिखा रहे हैं। ये कितनी बढ़िया बात है। हाँ, इस यात्रा में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तकनीकी अधिकारी अनिल भोकारे के बुलावे पर पीटर रोज 10 खेतों का दौरा करते हैं। इतनी मशक्कत इनसे आधी उम्र के व्यक्ति को ही बुरी तरह थका सकती है, इसे अपने हाथ में लेकिन पीटर कभी नहीं थकते। 2 मुट्ठी भरकर वहां रख दो। उनका उत्साह और उनका समर्पण बरकरार है। मैंने शहरों में खेती पर काम किया है। उन वैज्ञानिकों के साथ भी बैठा हूं जो रासायनिक खादों और कीटनाशकों के जरिए हरित क्रांति लाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को बहुत ज़्यादा पैदावार मिली, लेकिन इससे पर्यावरण का बहुत नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि इससे ज़मीन और खेती की लागत बहुत ऊंची हो गई थी और इससे किसानों के बीच असंतोष फैल रहा था। वो दूर जा रहे थे, खेती से उनका मन भर गया था। और हम ऐसे कई किसानों से मिले जो एक नए तरीके के बारे में सोच रहे थे, और ये नया तरीका था जैविक खेती का। केले, यहाँ पर केले ही केले हैं। अच्छा, हाँ, ये हैं केले। हाँ, सही है। पीटर की विरासत सारे भारत में फैल गई है। ये जहां भी जाते हैं, हाल ही में जैविक खेती करने लगे किसान इनके ज्ञान और आशीर्वाद के लिए बेकरार रहते हैं। इसे फैला इस तरह दीजिए। से फैला देते हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, फैला देख रहे दीजिए। हैं आप? इससे जुताई में मदद मिलती है ना? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो लोग कहते थे कि आदमी पागल है, या आपको जो बता रहा है उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बातें पता चली थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और सरकार से हमें बहुत मदद मिल रही है। यहाँ हमने हर गांव में जैविक खेती करने वाले किसानों का समूह बनाया है और हमने जिला स्तर पर इन सबको मिलाकर एक संघ या फेडरेशन तैयार किया है। तो इस तरह से ये संगठन गांव के स्तर से लेकर जिला स्तर तक फैल गया है। किसान यहाँ आते हैं, बैठते हैं और अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाते हैं, अपने अनुभव एक दूसरे को बताते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा पड़ोसी रासायनिक खाद डालकर खेती कर रहा है और किसान भी अब जान रहे हैं कि पर्यावरण के संतुलन को कायम रखने के क्या फायदे हैं। इसके लिए हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ी हैं और इस इलाके में
जैविक खेती अब तेजी से फैल रही है। हमारे पास 2-3 नौजवान आए और बोले, माफ कीजिए, हम आपसे कभी मिले नहीं हैं पर मिलना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस साल हमारे पिता ने कुदरती खाद के 10,500 ढेर तैयार किए हैं। मैंने कहा, बाप रे, कुदरती खाद के 10,500 ढेर? उन्होंने कहा, जी हाँ। महाराष्ट्र में सरकार जैविक और बायोडायनामिक खेती के प्रशिक्षण के लिए तकरीबन 1,000 कार्यक्रम चला रही है और 40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अब जैविक खेती के दायरे में है। अनिल भोकारे कहते हैं कि किसान पहले तो रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर आते हैं और इसके बाद बायोडायनामिक खेती की तरफ। बस मैं एक ही चीज करना चाहूंगा और वो ये कि इन सब्जियों को थोड़ा गीला कर दूं। बहुत ही बढ़िया। एक मिनट, पहले एक काम करो, एक परत सूखे गट्ठर की रखो, इसके बाद इसे रखो, ठीक है? इस तरह से। इस पर पानी छिड़कने का तरीका देखिए जरा, पहले कलाई पर फिर हाथ पर। बहुत ही प्यार से पानी छिड़क रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे रासायनिक खेती की नाकामी और असली लागत बढ़ रही है, हजारों छोटे किसान अब बायोडायनामिक्स की ओर मुड़ रहे हैं। असली दिक्कत है पानी ढूंढने की। बेकार हो चुका पानी बर्तन धोने के बाद बहा दिया, ये पानी बेकार चला जाता है, जबकि ये पानी काफी हद तक शुद्ध है क्योंकि ये लोग बर्तन धोने के लिए साबुन की बजाय लकड़ी की राख का उपयोग करते हैं। यानी पानी में लकड़ी की राख घुली हुई है और ये अच्छी बात है। इसे हम बचा सकते हैं और कुदरती खाद बनाने में इसका नियमित उपयोग हो सकता है। अभी हमने जो खाद देखी थी उसे नम बनाए रखने के लिए ये काफी होगा। मैंने देखा है कि जो किसान बायोडायनामिक्स को अपना रहे हैं, उनके खेतों की मिट्टी की पानी को रोकने की क्षमता बढ़ गई है। और यही नहीं, जब जमकर बारिश होती है और खूब बाढ़ आ जाती है, तो भी जमीन बहुत पानी सोख लेती है। लोगों ने दूसरी अच्छी बात ये बताई है कि जैविक खेती में रासायनिक खेती की तुलना में 50% कम पानी लग रहा है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां बहुत सारा पानी खेती में खर्च होता है, उसका आधा बच जाए तो ये कितनी बड़ी बचत होगी। जैविक खेती सूखे के समय भी कायम रहती है। मैं समझता हूं कि जैविक खेती और बायोडायनामिक खेती करने वाले किसान कम बारिश या सिंचाई के साधनों की गैर मौजूदगी में भी अपना काम चला सकते हैं। पश्चिमी देशों की जनता मानती है कि भारत एक अविकसित देश है। यहाँ के गांवों में छोटे छोटे पारिवारिक खेत होते हैं। टिकाऊ खेती यानी ऐसी खेती जिस पर बड़ी कंपनियों का नियंत्रण ना हो, एक संतुलित शांतिपूर्ण समाज का आधार बन सकती है और इसमें पिछड़े होने जैसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि ये व्यक्ति एक बायोडायनामिक कुदरती खाद बना रहा है, तो बाकी के सारे लोग आकर उसकी मदद करेंगे। वो इसका काम पूरा करेंगे, इसके बाद वो दूसरी जगह जाएंगे, इसके बाद वो सुनील के खेत में चले जाएंगे, वहां से अनिल के खेत में। ये सब मिलजुल कर रहे हैं। इसमें जो भी परेशानियां आ रही हैं, ये उनसे निपट रहे हैं। ये लोग बिजली की समस्या से निपट रहे हैं, मजदूरों की समस्या आती है तो ये खुद काम करते हैं, गाय के गोबर की कमी हो तो एक किसान दूसरे को गोबर दे देता है। यानी ये खुद ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो गांवों को समृद्ध बना रहा है। अब हम खेती के अलावा इन्हें दूसरे संदेश और दे रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन। इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि मिलजुल कर समग्र तरीके से संपन्नता लाई जा सके। अहमदाबाद के महात्मा गांधी आश्रम में हमें गांधी जी के संदेशों का सार याद दिलाया गया। भोजन के मामले में आत्मनिर्भरता। सभी लोगों का यह अधिकार है कि वो अपने तरीके से भोजन और खेती करें। उन पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ताकतों का दबाव ना हो। सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। ऐसा उन्होंने एक ब्रिटिश कानून को सामूहिक रूप से तोड़ने के लिए किया था, जिसके तहत नमक को बनाने, इकट्ठा करने और अपने पास रखने या बेचने को गैर कानूनी बना दिया गया था। हमें उसी तरह की आजादी चाहिए जहां हमारे पास हम जो चाहें उसे उगाने और जो चाहें उसे खाने की आजादी हो। हमें मोनसेंटो या सिंजेंटा जैसी कंपनियां नहीं चाहिए जो हमें बताएं कि हम कौन सा बीज उगाएं और कौन सी फसल काटें और हम कौन सा खाना खाएं। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि किसानों को एक कंपनी से बीज खरीदने पर मजबूर कर दिया गया है। इनका विचार यह है कि
एक कंपनी या मोन्सैंटो का इन बीजों पर अधिकार हो और किसानों को ये बीज उनसे खरीदने पड़े। अगर कोई ऐसा कर पाता